वहां पहुंचा दिया हमें। तो जाहिर है कॉर्पोरेट पूंजी दुनिया की आएगी, बेतहाशा आएगी अपने को जिंदा रखने के लिए। वहां आर्थिक मंदी, मत भूलिएगा, ये उनकी जरूरत है। और आप सुनते हैं वो शब्द आजकल बहुत आता है, जब आर्थिक मंदी का युग आया तो हम सुनने लगे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट घरानों को अमेरिका सरकार जनता के पैसों से उबार रही है, फेडरल बैंक से पैसा देकर उबार रही है। अब भारत का मध्यम वर्ग उनके संकट पे पड़े हुए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को उबारेगा। ये भी अमेरिकी खाई पड़ गई। क्यों रोजगार घट गए? क्यों हमारी सरकार गुलाम बन गई? ये क्या पता है? समझाया जाएगा कहीं पर? ये समझना होगा तो आपको जेएनयू जाना पड़ेगा, आपको बंबई विश्वविद्यालय जाना पड़ेगा, आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास और विभाग में या राजनीति विज्ञान में अर्थशास्त्र विभाग में एडमिशन लेना पड़ेगा। लीज मेट्रोपॉलिटन में या और जो तमाम निजी विश्वविद्यालय भारतीय पूंजी से खुल गए, वहां पे आपको ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा। तो विकल्प क्या है? विकल्प यह है कि अगर आपको हमारे संविधान में जो तस्वीर खींची गई, जिसे हम दूर हट चुके हैं, उल्लंघन कर चुके हैं तस्वीर का, जो तस्वीर थी उसको याद करें। क्या तस्वीरें जब हम बोलते हैं संविधान की प्रस्तावना में, भारत के हम लोग अब मिलकर एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक, न्यायशील समाज की रचना करने जा रहे हैं। और आगे उसको लिखा है जो समाजवादी होगा और वैज्ञानिक होगा और न्यायशील होगा तो मानवीय भी होगा। और मानवीय अगर होना तो उसकी एक शर्त यह है, अनेक शर्तों में से, कि अगर वो दलितों के प्रति मानवीय है, आदिवासियों के प्रति मानवीय है, पिछड़े वर्गों के और मुस्लिम समाज के प्रति मानवीय है, तो वो महिलाओं के प्रति भी मानवीय होगा। इसलिए वो समाज में, उस समाज में सामाजिक लिंग भेद नहीं बढ़ता जाएगा। ऐसे समाज की जब रचना होगी तो भारतीय संविधान की वायदों को पूरा किया जाएगा। जब ऐसे समाज के उल्टे जाएंगे, आज महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तो उल्टे जाएंगे तो हम भारतीय संविधान में जो तस्वीर खींची गई है उसका उल्लंघन करेंगे। तो हम, हमारा जो जनवादी विकल्प है वो ऐसे समाज की रचना करने के लिए, जिसकी शिक्षा हमको वैज्ञानिक चिंतन देगी, जिसकी शिक्षा हमको सोचना सिखाएगी, जिसकी शिक्षा हमको सवाल उठाना सिखाएगी, इसी सत्ता के ऊपर जिसने भारत के संसाधनों को लूटा है, भारत के संसाधनों को बाहर पहुंचाया है, हमको गरीब बनाया, हमको बेरोजगार बनाया, हमारे ज्ञान को खींच लिया और हमारे ज्ञान को विकृत किया और हमारे ज्ञान को पेटेंट कर लिया, उससे पैसा बना लिया। आप जानते हैं धान की पेटेंटिंग सब हो रही है, हल्दी की पेटेंटिंग हो रही है, सब हो रही है। तो हमें अपनी लड़ाई को दोबारा एक नई दिशा देनी है, और ये देनी है तो इसलिए एक ऐसी स्कूल व्यवस्था खड़ी करना जरूरी है जो 8% दलितों, 6% आदिवासियों के लिए नहीं होगी, जो 100% दलित, 100% आदिवासी, 100% पिछड़ा वर्ग और 100% मुस्लिम समाज के लिए होगी, और 100% लड़कियों के लिए होगी, 100% विकलांग दलित लड़की के लिए होगी। विकलांग दलित लड़की, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो आखिरी विकलांग दलित लड़की है। जिस दिन वो कॉलेज की शिक्षा पा जाएगी, इंजीनियर बनना शुरू कर देगी, उस दिन आप मान लीजिए भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था सही ठिकाने आ गई। विकलांग दलित और दलितों में मुसहर, बिहार की दलित मुसहर लड़की जिस दिन इंजीनियर बनने लायक हो जाएगी, उस दिन समझिए हमारी व्यवस्था, उच्च शिक्षा व्यवस्था देश के लायक होगी। ऐसी स्कूल व्यवस्था और ऐसी उच्च शिक्षा व्यवस्था बनाने की जो लोकतांत्रिक अधिकार की लड़ाई है, वो हम लड़ रहे हैं। ये बात सही है जो दीपक ने कही और शायद विवेक ने भी जिक्र किया कि जिस समाज के, जिस उच्च शिक्षा व्यवस्था और जिस समाज को बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आज की लूटमार करने वाली पूंजीवादी व्यवस्था में संभव नहीं है। ये बात तो सही है, लेकिन मार्क्स ने हमको ये भी सिखाया है कि वो जो अंतिम लक्ष्य है एक बेहतर समाज बनाने का, वहां पहुंचने के रास्ते में हमको बहुत सारी और लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं और जनता को तैयार करना पड़ता है उस लड़ाई के लिए। और उस लड़ाई को लड़ते हुए अगर आज भोपाल के लीड्स बेट यूनिवर्सिटी को हम बंद करवा सकते हैं, उसकी जगह पर एक सार्वजनिक ढंग से चलने वाला सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित कर सकते हैं और उसमें जो भी बेहतरीन प्रबंधन है उसको स्थापित कर सकते हैं, तो भोपाल की जनता में एक नया उत्साह आएगा कि चलो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भी सुधर सकता है, हमीदिया भी सुधर सकता है, एमबीए भी सुधर सकता है, सैफिया भी सुधर सकता है, हमारे सारे कॉलेज सुधर सकते हैं। एक नया विश्वास पैदा करना है जनता में कि हमारा सरकारी स्कूल बेहतर चल सकता है। अगर सरकार के द्वारा चलाए जाने वाला सेंट्रल स्कूल अच्छा हो सकता है तो एक गांव का, दूर दराज के गांव का भी स्कूल अच्छा हो सकता है और हर सरकारी कॉलेज, हर सरकारी विश्वविद्यालय बेहतर हो सकता है।
इसलिए हमने जो मांग बाहर लिखी है कि हम सरकार से कह रहे हैं, भाई किस दिन तुम हमको ये बताओगे कि 500 से अधिक विश्वविद्यालय जो भारत में आज है और 25,000 से अधिक कॉलेज है, इनको बेहतर बनाने की योजना क्या है और योजना कौन सी है और कब लागू करोगे, ये किस दिन तुम तय करने वाले, हमको बता दो। क्योंकि हमने तुमसे सुन लिया कि तुम 2 दर्जन मुट्ठी भर विदेशी विश्वविद्यालय लाओगे, उससे कैसे सुधरेगा भारत का ये उच्च शिक्षा व्यवस्था? और महंगी हो जाएगी, वंचित होने वाले बच्चों की प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो ये भेदभाव फैलाने वाले स्कूल, भेदभाव फैलाने वाले कॉलेज, भेदभाव फैलाने वाले विश्वविद्यालय कब बंद करके बराबरी के सिद्धांत पर और देश के हित में पैदा करने वाले ज्ञान के सिद्धांत पर नई शिक्षा व्यवस्था खड़ी करने की जो लड़ाई है वो हम लोग लड़ रहे हैं। उसमें आप सब शामिल होइए। ये विद्यार्थी और युवा लोग तो पहले से ही शामिल हैं उसमें। और मैं गोरख पांडे, एक कवि हैं, कवि थे, दिल्ली में रहते थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अपने आखिरी दिनों में बच्चों के बारे में कविता लिखी, बड़ी दुखदाई कविता है पर लिखी बड़े सुंदर ढंग से, पढ़ के सुना देता हूँ। बच्चों की ये पत्रिका है जो बाहर मिल जाएगी आपको, ऐसी बहुत सारी चीजें मिल रही है बाहर। और इस शिक्षा व्यवस्था के ऊपर एक पुस्तिका मिल रही है, दिखा देंगे अध्यक्ष महोदय, वो एक ऊपर वाली, यही वाली अंग्रेजी में है, इसका नाम है उच्च शिक्षा पे नवोदारवादी हमला। ऐसी और भी स्कूल के बारे में नहीं है, वो सब आप देख लीजिएगा। तो इसमें गोरख पांडे ने लिखा है बच्चों के बारे में बनाई गई ढेर सारी योजनाएं, ढेर सारी कविताएं लिखी गई बच्चों के बारे में, बच्चों के लिए खोले गए ढेर सारे स्कूल, ढेर सारी किताबें बांटी गई, बच्चों के लिए किताबें बांटी गई, बढ़ती है ना, टेक्स्ट बुक मुफ्त में बढ़ती है, अब से नहीं 40-50 साल से बढ़ रही है। बच्चे बड़े हुए, जहां थे वहां उठ खड़े हुए। बच्चों में से कुछ बच्चे हुए बनिया और हाकिम माने अफसर, हुए बनिया और हाकिम और दलाल, मकौले वाले, सत्ता करने वाले और आम जनता के बीच के दलाल बने। वही बच्चे जो बड़ी मुश्किल से पढ़े। बच्चों में से कुछ बच्चे हुए बनिया, हाकिम और दलाल, हुए माला माल और खुशहाल। बाकी बच्चों ने बच गए ना, आपको बताया था मैंने, 92% दलित और 96% आदिवासी जो बच गए। बाकी बच्चों ने सड़क पर कंकड़ कूटा, दुकानों में प्यालियां ढूंढ, साफ किए टट्टी घर, खाए तमाचे, साफ भी किए तमाचे भी खाए, बाजार में बिके कौड़ियों के मोल, गटर में गिर पड़े। उन बच्चों में से भी कुछ बच्चों ने आगे चलकर फिर बनाई योजनाएं, सत्ता के साथ हो गए, आरक्षण मिल गया, सत्ता के साथ चले गए, तो सत्ता के साथ हो गए, फिर बनाई योजनाएं। इसका ये मतलब नहीं आरक्षण नहीं होना, आरक्षण होना चाहिए, पर इस व्यवस्था में जो आरक्षण होगा वो दलितों को भी उनके साथ ले जाएगा। तो फिर बनाई योजनाएं, बच्चों के बारे में कविताएं लिखी, स्कूल खोले, किताबें बांटी, फिर बच्चों के लिए। बेल आउट प्लान है विदेशी विश्वविद्यालय को।